नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और वक्त हो गया है 5 बजे का। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टीवी के खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार की। तो अक्सर सड़कों पर चलते हुए बैनर और होर्डिंग्स पर एक बोर्ड तो लगभग सभी ने लगा हुआ देखा होगा, आईवीएफ ट्रीटमेंट और क्लिनिक का। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाल ही के दिनों में आईवीएफ काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे चुन रहे हैं क्योंकि अगर गर्भ धारण करने में असमर्थ है तो आप आईवीएफ का ऑप्शन भी सोच सकते हैं। लेकिन आईवीएफ के नाम पर भी अब पैसों की उगाही की जाती है, क्योंकि एक दंपत्ति पेरेंट बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है, जिसका फायदा ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक उठाते हैं। क्वीन मैरी अस्पताल की आईवीएफ सेंटर के हेड मंजू अग्रवाल ने बताया कि इनफर्टिलिटी का काम अब शुरू कर दिया गया है, जो कि कोरोना काल में फिलहाल बंद कर दिया गया था। अस्पताल में आईवीएफ अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईवीएफ यहां पर कराने के लिए गुरुवार के दिन रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना होता है। लेकिन अगर गुरुवार को छोड़कर कोई भी महिला किसी और दिन आती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर आईवीएफ के लिए मरीज से सिर्फ 35,000 रुपए ही जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो देखिए, आईवीएफ के नाम पर धन उगाही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आईवीएफ का ट्रीटमेंट, जैसा कि अभी जिक्र किया, क्वीन मैरी अस्पताल में महज 35,000 रुपए में कर दिया जाता है। लेकिन कई प्राइवेट क्लिनिक ऐसे हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के नाम पर 1 से 1.5 लाख या 3-3 लाख तक की मोटी रकम भी वसूलते हैं। तो ऐसे में आईवीएफ ट्रीटमेंट हर एक इंसान को बहुत महंगा पड़ता है। तो देखिए, आईवीएफ के नाम पर अब धन की उगाही बहुत आम हो चुकी है और दंपत्ति पेरेंट्स बनने के नाम पर ये पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं, जिससे जो इनका काला कारोबार है आईवीएफ का, वो लगातार फलता फूलता रहता है। तो देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट में अगर हम गवर्नमेंट अस्पतालों का रुख करते हैं तो महज 35,000 से 40,000 तक का पैसा लगता है। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर उसी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है 1 लाख से तकरीबन 3 लाख रुपए। तो वहीं जो परसेंटेज है उसको भी ज्यादा बताया जाता है कि अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है तो वो 80% तक सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बताते हैं। अगर 35 से कम उम्र है महिलाओं की तो उसके लिए आईवीएफ सक्सेसफुल होने का जो दर है वो तकरीबन 32 से 37% है। और अगर किसी महिला की उम्र 35 से 37 वर्ष के बीच की है तो उसके जो आईवीएफ सक्सेसफुल होने का रेट हो जाता है वो हो जाता है 28 से 33%। और अगर 38 से 40 के बीच की कोई महिला की उम्र है तो उसमें सक्सेसफुल होने का जो रेट बढ़कर हो जाता है 23 से 27%। तो वही अगर किसी की उम्र 40 से ज्यादा है तो उसमें आईवीएफ के सक्सेसफुल होने का रेट सबसे ज्यादा कम हो जाता है, वो हो जाता है 13 से महज 18%। लेकिन जब भी कोई दंपत्ति, अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो इन क्लिनिक का रुख करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 80% उसके सक्सेसफुल होने की चांसेस है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो उससे काफी अलग है, क्योंकि अगर हम 40 से ज्यादा की उम्र की बात करें तो अगर किसी महिला की उम्र 40 से ज्यादा हो जाती है तो उसमें आईवीएफ के सक्सेसफुल होने का जो रेट होता है वो होता है 13 से 18%। तो सबसे ज्यादा जो आईवीएफ के सक्सेसफुल होने का रेट है वो 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं के लिए है। और वहीं अगर हम आईवीएफ की बात करें तो क्वीन मैरी अस्पताल में महज 35,000 का अमाउंट होता है जब पूरा आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कोई भी जो दंपत्ति है वो पेरेंट बन सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आईवीएफ का न्यूनतम खर्च आता है तकरीबन 1,11,000 और औसत यानी कि अगर हम मीडियम खर्चे की बात करें तो वो 1,20,000 आता है। और सबसे ज्यादा खर्च अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर आईवीएफ के लिए 1,30,000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। तो देखिए, प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक
आईवीएफ के नाम पर पैसे जो है उसकी उगाही करते हैं, पैसे की डिमांड ज्यादा करते हैं। वही क्वीन मैरी अस्पताल में महज 35,000 में आईवीएफ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कोई भी दंपत्ति आसानी से पेरेंट बन सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की चाह तो सब में होती है, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चाह तो सब में होती है। यही वजह है कि जो आईवीएफ है लोग उसका रुख ज्यादा करते हैं ताकि वो अपने जो परिवार है उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि आईवीएफ के नाम पर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और ज्यादा रुपए मरीजों से लिए भी जाते हैं। तो देखिए, आईवीएफ की अगर हम बात करें तो आईवीएफ एक नई टेक्नोलॉजी है या एक नई प्रोसेस है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग अब पसंद करने में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दंपत्ति पेरेंट नहीं बन पाते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो घर है, जो उनका परिवार है, जो उनकी जनरेशन है वो आगे बढ़े। इसके लिए वो आईवीएफ ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। और ऐसे में जो परिवार है वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी इन क्लिनिक्स को तैयार हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की सच्चाई ये है कि 35,000 रुपए का खर्च आता है क्वीन मैरी अस्पताल में। और वहीं अगर हम प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे न्यूनतम खर्च होता है वो तकरीबन 1 लाख होता है और जो अधिक खर्चा है वो तकरीबन 1.5 लाख का होता है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन इस प्रोसेस के लिए 1 से 3 लाख तक की अमाउंट ली जाती है। तो आखिर आईवीएफ की पूरी प्रोसेस क्या है, और अगर सरकारी अस्पताल में 35,000 में आईवीएफ का जो पूरा प्रोसेस है पूरा हो जाता है, तो प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं वो आईवीएफ के नाम पर 1 लाख से 3 लाख के बीच का अमाउंट क्यों लेते हैं? आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सिंह। तो वहीं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर पुष्पा जायसवाल और समाज सेवी अजरा मोबिन भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहले इस चर्चा की शुरुआत करेंगे पुष्पा जायसवाल जी से, जो कि आईवीएफ एक्सपर्ट है। पुष्पा जी, अब सवाल आपसे ये रहेगा कि आईवीएफ अब ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। अक्सर हमने देखा है बैनर्स और होर्डिंग्स में आईवीएफ के जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जिक्र किया जाता है। ऐसे में आईवीएफ क्या है और इस प्रोसेस में तकरीबन कितना खर्च आता है? लड़कियां अब कैरियर मेकिंग हो गई हैं, तो लेट विवाह, जब देर से शादी होती है कैरियर बनाने में, तो उनमें अंडाणुओं की कमी हो जाती है और मल्टीपल एबॉर्शन के जरिए से वो गुजरती है, और या पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है। तो आईवीएफ सन 1978 में पहली बार शुरू हुआ इंग्लैंड में। तो ये निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान की तरह चीज है और लोकप्रिय नहीं है। ये एक जरूरत, बहुत ही जरूरत की प्रक्रिया है। संतान सुख सभी को चाहिए होता है। जितने भी हमारे युगल हैं, शादी के बाद ज्यादातर सभी चाहते हैं कि हमें अपने से संतान हो जाए। जब उनके अंदर कुछ कमियां हो जाती हैं या इन्फेक्शन से या ईश्वर की तरफ से उनकी नलियां बंद है, अगर स्त्री की नली बंद है या पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी है, तो हम आईवीएफ प्रक्रिया से उनको संतान देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही एक तरह से जरूरत और उनके लिए वरदान है, ना कि कोई लोकप्रियता के लिए ये काम किया जाता है। पुरुष और स्त्रियों के लिए जो विवाहित हैं, उन जोड़ों को संतान की जरूरत को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही सालों के रिसर्च के बाद ये विकसित की गई है और लगभग 1978 से उसके बाद से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोगों की जरूरत पूरी कर रही है और लोगों के घरों में खुशियों की लहर दौड़ा रही है। और रही बात इसके खर्चे की, तो खर्चा कोई फिक्स नहीं है। ये कोई आप सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर भगवान द्वारा या स्वरचित आपके अंदर कुछ परेशानियां आई हैं, उसको दूर करके ही आपको हम आईवीएफ तकनीक द्वारा बच्चा दे सकते हैं। तो इसी में कुछ कुछ हल्की कमी होती है तो कम खर्चा आता है। अब किसी के अंदर कुछ ज्यादा खामियां होती हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए आप एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे हमें कहीं पौधा लगाना है, तो पौधे लगाने के लिए हमको जमीन को ठीक करना है। तो कोई जमीन बहुत बंजर है, कुछ कम बंजर है, कुछ बहुत उपजाऊ है, तो खर्चा उसी हिसाब से आता है। और इसमें कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट में खर्चा सरकार देती है,
और प्राइवेट अस्पताल में सारा खर्चा पेशेंट को वहन करना पड़ता है। वहाँ पे कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है, इसलिए खर्चे में फर्क आता है। आप सरकारी अस्पताल में किसी भी इलाज के लिए जाते हैं तो आपको फ्री टेस्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खर्चा नहीं आया, उसमें सरकार जो लोगों से पैसा लेती है, चाहे टैक्स के रूप में या अपनी तरफ से जो भी अपने कोष से खर्चा देती है, लेकिन खर्चा तो आता है। किसी भी सामान खरीदने में जैसे आपका खर्चा आता है, वैसे किसी भी इलाज को कराने में भी खर्चा आता है। सरकार में आपको सरकार से मदद मिलती है, प्राइवेट में आपको अपना खुद उस खर्चे का वहन करना पड़ता है। उसके लिए आप बीमा वगैरह तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं, और खर्चे के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चा आपको मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। और आईवीएफ की तकनीक अब आप अगर जानना चाहेंगी तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आईवीएफ उन्हीं दंपतियों में किया जाता है जहाँ पर किसी भी वजह से महिला की दोनों नलिकाएं, जो उसकी नलियां हैं, जिसको आप नस कहते हैं, वो पतली है या बंद है, या उनके पुरुष में शुक्राणु की मोटिलिटी यानी उनकी गति धीमी है, या शुक्राणुओं की एबनॉर्मलिटी है या कमी है या नहीं है, या सर्कुलेशन में नहीं है, तो वहाँ पर हम ये आईवीएफ प्रक्रिया, और बार बार हम आईवीआई प्रक्रिया फेल हो रही है, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया से हम सफलतापूर्वक दंपति को स्वस्थ बच्चे को जन्म दिला सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नीरज सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है। देखिए, अभी हमने पूरी प्रोसेस को समझा, साथ ही ये भी देखा कि जो अमाउंट की बात है वो पेशेंट टू पेशेंट फ्लक्चुएट करती है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आईवीएफ है वो अब लोगों की कहीं ना कहीं जरूरत हो चुकी है अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आईवीएफ की कुछ अच्छाइयां भी है तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ कमियां भी होंगी। उस कमियों के बारे में मैम दर्शकों तक बताइए। आईवीएफ की कमियां ये है कि हमें समाज में काउंसलिंग करना चाहिए, बहुत सारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि आईवीएफ में इतना बड़ा खर्चा ना करके वो इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे माता पिता कोविड की महामारी में चले गए, कुछ लोगों के बच्चे जैसे कि इस तरह से जन्मे कि उनके माँ बाप ने उन्हें अपनाया नहीं, तो हमें गोद लेने की प्रक्रिया को प्रमोट करना चाहिए, और ये काम हमें समाज के जो अच्छे जो एनजीओ है वो कर सकते हैं। हम लोग तो अपनी तरफ से करते ही हैं। आईवीएफ को हम लोग तभी प्रमोट करते हैं जब पेशेंट बहुत ही जिद पकड़ लेता है, नहीं हमें अपना ही खून का बच्चा चाहिए, नहीं हमें अपना ही खून का बच्चा चाहिए, हम गोद लेने में नहीं इंटरेस्टेड है। नहीं तो गोद लेने को हमको उसको और उकसाना चाहिए कि बच्चा गोद ले ले, तो उसमें खर्चा भी नहीं आएगा और किसी बच्चे को अच्छा जीवन भी मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर नीरज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। ठीक है, देखिए नीरज, जब सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए, हमने अभी आईवीएफ की अच्छाई और बुराई दोनों ही चीज़ों को जाना, और हमारे दर्शक भी ये समझ पा रहे होंगे कि आईवीएफ कितना ज़रूरी है या कितना नहीं, ये दर्शक बखूबी समझ रहे होंगे। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए, आईवीएफ क्या लोगों की आज ज़रूरत बनता जा रहा है? मुस्कान जी, मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, और मैं पिछले 20 या 21 सालों से 2001 से हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, और तब से हम होम्योपैथिक फील्ड में हैं, और आज 20 साल हुए जा रहे हैं, और मैंने कितने अनगिनत केसेस ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी के आए हमारे पास, और उनको मतलब उनको फायदा हुआ है, और प्रेगनेंसी पॉसिबल हुई है, और उन्होंने पेशेंट्स रेफर तक किए हैं। सवाल ये नहीं होता है कि आईवीएफ जरूरत बनता जा रहा है कि नहीं। मैं बस इतना कहती हूँ कि अगर किसी भी कारण से आईवीएफ सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो एक बार जरूर ये है कि हम अपनी जो चिकित्सा पद्धति है यानी होम्योपैथी है उसमें इतना बिलीफ है कि अगर कुछ केसेस में जो अंडरलाइंग कॉज है, जैसे प्रेगनेंसी या क्यों नहीं हो रही, मतलब इनफर्टिलिटी क्यों है किसी पेशेंट को, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पीछे अंडरलाइंग कॉज क्या है, जो कि अधिक प्रॉब्लम्स में पता होता है कि हाँ कोई वजह है। अगर उन वजह की मतलब होम्योपैथी में चिकित्सा की जाती है, जो कि हम सिम्टम बेस्ड सिम्टोमेटोलॉजी और पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करके ट्रीटमेंट देते हैं, उस बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। आईवीएफ की कॉस्ट से कहीं कम पड़ती है हमारी मेडिसिन की कॉस्ट, जो मेडिकेशन टोटल मेडिकेशन है। तो नो डाउट आईवीएफ अगर कोई कराना भी चाहे तो ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है, आप लास्ट ऑप्शन के रूप में उसको रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोशिश करिए कि और भी तमाम चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। तो उनके थ्रू पहले आप
जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि पेशेंट को जरूर एक बार ऑप्शन लेना चाहिए ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एलोपैथिक जो भी है उससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। मतलब साइड इफेक्ट्स हमारी पैथी में तो नहीं है, और एलोपैथी में जो प्रॉब्लम आती हैं उससे तो सभी वाकिफ हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हाँ बिल्कुल सही आपने बोला कि देखिए होम्योपैथिक में कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे में कोई वुमेन रुक करती है होम्योपैथ का, तो उसको कंसीव करने में कितने महीने का टाइम लग सकता है, या ये प्रोसेस कितना लंबा है? देखिए, ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे कोई ट्रीटमेंट का कोर्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग नेचर के हिसाब से चलते हैं। हम जो मेडिसिन देते हैं उससे जो पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे किसी भी डिजीज में हो, मैं खाली विमेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है या जो भी उसको एज ए रोबस्ट करती है, उसके सारे सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाती है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता है, यानी सिंक्रोनाइज होता है नेचर से, और अपनी बॉडी का जो भी उसका सिस्टम है वो सब इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी कब हो सकती है, क्या हो सकती है, वो तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ इतना टाइम का ड्यूरेशन है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि कितने दिन दवा खानी पड़ेगी। तो ये कोई कोर्स तो है नहीं किसी एंटीबायोटिक का, या कोई हार्मोनल पिल्स नहीं है कि हाँ इतने दिन खाना है और फिर ठीक हो जाएगा। ये आपके बॉडी का मतलब जो भी ऑर्गन सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है, नॉर्मल प्रोसीजर्स के को स्टिमुलेट करती है, और उसमें जैसे आगे जो भी चलता रहता है उसी के हिसाब से चीजें इम्प्रूव होती हैं, और फिर कंसेप्शन जो है पॉसिबल होता है। अच्छा नीरज जी, एक चीज मैं और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए जब हम आईवीएफ के लिए किसी क्लिनिक का रुख करते हैं या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उसमें वो परसेंटेज बताते हैं कि 80% सक्सेसफुल होने के चांस है, 30% आईवीएफ का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांस है। तो क्या कोई ऐसे परसेंटेज होम्योपैथ में भी आप देते हैं क्या, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो? हम लोग ऐसा कोई परसेंटेज नहीं देते। नो डाउट अंडरलाइन जो अगर जैसे एएमएच होता है जो कि एग रिजर्व को इंडिकेट करता है, अगर वो बहुत ही कम है तो हम लोग खुद कहते हैं कि अगर एग रिजर्व होता है जो किसी लेडी का, अगर वो बहुत कम है और होम्योपैथिक मेडिसिन से उसमें कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो तो आईवीएफ कराया जा सकता है या करा लेना चाहिए। लेकिन और भी जो बाकी सारी चीजें, जैसे अगर किसी को पीसीओडी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी को फाइब्रॉइड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किसी को थायराइड डिसफंक्शन की वजह से प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही बहुत से अनगिनत कारण होते हैं। कभी कभी मेल डिसफंक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। जो अंडरलाइन कॉजेज हैं उनका होम्योपैथी में काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। तो उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें तो फिर फायदा होगा। कोई परसेंटेज नहीं है। अगर मैं कहूँ कहने को तो 100% चांसेस है कि प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट हो सकता है या कंसेप्शन पॉसिबल है, लेकिन वो श्योरिटी 100% तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ इतने परसेंट है। अब वो परसेंटेज किस बेसिस पे निर्धारित होता है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग कभी परसेंटेज निर्धारित नहीं करते कि इतना परसेंट आपका सक्सेस रेट है। ठीक है, तो आईवीएफ एक्सपर्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुई है। मैम एक जवाब मैं छोटा सा आपसे लूंगी कि देखिए अभी परसेंटेज की बात हो रही थी कि अक्सर देखा है कि जब भी कोई आईवीएफ के लिए जाता है तो परसेंटेज जैसे कि जिक्र किया जाता है कि 80%, 50% या हर एक वुमेन की एज ग्रुप के लिए परसेंटेज होता है। तो ये जो परसेंटेज है ये किस आधार पे क्लिनिक जो है वो डिसाइड करती हैं? अब जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं एलोपैथिक, वो किस बेसिस पे डिसाइड करती हैं वो जी उनका नीरज जी, क्राइटेरिया मैं एक होगा। सेकंड आपके पास आऊंगी, फिलहाल मैं एक छोटा सा कमेंट मैम से ले लूं जो आईवीएफ एक्सपर्ट हमारे साथ है। जी मैम बताइए। जी जी। तो वो जरूर जानना चाहेगा कि हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो नेचुरली वो जरूर जानना चाहेगा कि हम बच्चा अपने घर लेकर जाएंगे कि नहीं अपना। तो परसेंटेज वो जरूर जानना चाहता है। तो परसेंटेज हम लोग जैसे हमने 100 केस किए तो उसमें कुछ पेशेंट 20 वर्ष के हैं, कुछ पेशेंट 35 वर्ष के हैं, कुछ 40 के हैं, कुछ 45 के हैं, कुछ 50 के हैं। तो हमने जैसे 100 केस किए तो हमने लाइव बेबी कितने बच्चों को दिया
हम इस लेवल पे, हम अपने रिसर्च बेसिस पे, अपने जो हम साल भर में आईवीएफ करते हैं उससे हम अपनी सक्सेस रेट से परसेंटेज निकालते हैं और पेशेंट को एकदम सही रुख बताते हैं ताकि वो ये समझ के आए कि हम अपने पैसे का एक लॉटरी खेलने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आईवीएफ की परसेंटेज किसी भी लेवल से 100% नहीं होती है। ओवरऑल परसेंटेज मींस कि टेक होम बेबी रेट, कि उस मरीज के लिए परसेंटेज उसको समझ में डॉक्टर को सही सही बता देना चाहिए कि वो बच्चा घर जीवित अपनी गोद में लेके जा रहा है। आईवीएफ की सक्सेस रेट इसको कहते हैं, ना कि वो प्रेग्नेंट हो गया फिर 2 महीने बाद एबॉर्ट हो गया। तो ओवरऑल टेक होम बेबी रेट जो होता है 30 से 40% होता है और ये ग्लोबल है। और ये अगर आप शुरू में ही बता देंगे तो पेशेंट उसी तरह से सोच के अपना पैसा खर्चा करने आएगा, क्योंकि ये एक खर्चीला माध्यम है और खर्चे को किसी भी लेवल से कम नहीं किया जा सकता है। सिर्फ खर्चे को एक सहायता के रूप में लिया जा सकता है कि पेशेंट अपना बीमा करा के आए या कहीं से भी हेल्प ले, तो और उसके पास अगर बिल्कुल पैसे की कमी है तो नेचुरली ये एक रिसर्च का माध्यम है और बिना 100% सक्सेस रेट के, इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि अगर वो पैसा नहीं खर्चा कर सकता है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बच्चा पाल लेना बड़ी बात है, बच्चा तो कुछ भी नहीं होता है, शादी हुई पेट में आया हो गया। जिसको नहीं हो रहा है इसका मतलब भगवान ने उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी दी है। अब उस कमी को दूर करने के लिए नेचुरली कभी कभी हमें कुछ छोटे बड़े ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, फिर जाके हम आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं। तो उसके खर्चे को तो नहीं टाला जा सकता है, बशर्ते कि वो उस प्रक्रिया को ही ना अपना के बच्चे को गोद ले ले। उसमें प्रक्रिया सरल है और किसी को जीवन भी मिल जाता है, आपको बच्चा भी मिल जाता है और आप 0% में भी नहीं जा पाते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबली ये डिक्लेयर्ड रेट है कि अच्छे से अच्छे आईवीएफ सेंटर में आप जाते हैं और हर काम अच्छे से अच्छा होता है तो भी ओवरऑल सक्सेस रेट सिर्फ 30 से 40% ही है। इसके ऊपर अगर कोई कहता है सक्सेस रेट तो वो गुमराह करता है। ठीक है अजरा मोबिन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी। हाँ जी अजरा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। ठीक है अजरा जी, अभी आपने होम्योपैथ और आईवीएफ एक्सपर्ट दोनों की बातों को सुना होगा कि होम्योपैथ में खर्चा कम आता है और आईवीएफ के पूरे प्रोसेस में खर्चा ज़्यादा आता है। क्या आपको लगता है बतौर समाज सेवी कि जो आईवीएफ के नाम पर प्राइवेट क्लिनिक्स मरीजों से पैसा ज़्यादा ले रही है और परसेंटेज के नाम पर उन्हें गुमराह कर रही हैं, क्या आप मानती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सही कहा आपने। और जितने भी आईवीएफ जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पर मनमानी ढंग से पैसे को जो पेशेंट वहाँ पर जाता है, जो कपल्स वहाँ पर जाते हैं, वो मनमानी ढंग से पैसे लिए जाते हैं। और मैंने देखा है सरकारी अस्पतालों में भी ये चीज़, और कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं आपके लखनऊ में भी हैं कि वहाँ पर मनमाने ढंग से अगर उनको पता चल गया है कि आईवीएफ कराना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने हिसाब से ही फीस वगैरह और जो भी उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपने हिसाब से तय करते हैं। और वहाँ पर वो कपल्स मजबूर हो जाता है क्योंकि वो एक उम्मीद लेकर के जाता है कि मेरे पास कोई और अब रास्ता नहीं है तो मुझे तो ये करना ही है, तो वो उस पैसे को देने को भी तैयार होते हैं। तो अजरा जी, ऐसे में क्या कुछ जो सरकार है उसको करना चाहिए आपके मुताबिक? आप बतौर समाज सेवी हैं और आप लोगों के बीच ज्यादा रहती होंगी, स्पेशली महिलाओं के बीच में। नहीं, देखिए हेल्थ सेक्टर में तो सरकार को वैसे भी बहुत सारा चीजें सुधारने की जरूरत है। कोई आईवीएफ का ही मामला नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही करप्शन है वहाँ पर। दवाएं देखिए तो दवाएं नहीं मिलती हैं, गरीब लोग जाते हैं, बाहर से आते हैं, उनको बेड नहीं मुहैया होता। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बिल्कुल फेल है, उस पर सुधार की जरूरत है। ये नहीं है कि खाली आईवीएफ को ही इनको टारगेट करके ठीक करना है। तो बाकी अगर आईवीएफ आपको लगता है कि हाँ यहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है तो इसको तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कपल्स जाते हैं वो अपनी एक उम्मीद लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनसे जो मुँह मांगा दाम लिया जाता है, जो पैसा बताया जाता है वो उसको देते भी हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये करने से हमारा वंश बढ़ेगा आगे। उस लालच में वो वहाँ पर दे करके आते हैं। तो बिल्कुल इस पे सरकार को अपनी नजर रखनी चाहिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है पुष्पा जी, आप सुन रही होंगी कि लगातार जो समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा और उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं आईवीएफ के नाम पर प्राइवेट जो क्लिनिक्स है, जो अस्पताल है, वो धन की उगाही करते हैं, ज्यादा पैसा मांगते हैं। क्योंकि देखिए अपने वंश को बढ़ाने की चाहत तो हर एक इंसान में होती है और इसका फायदा उठाती है प्राइवेट क्लिनिक। नहीं सुनिए जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए चोरी और ठगी मुझे आवाज नहीं मिल पा कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में होती है और चोर और ठग इसी समाज से भी आते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये गलत है। और रही बात की सरकार के में हेल्थ सेक्टर, आईवीएफ एक
अलग चीज है, इसके अलावा जीवनदायक चीज बहुत जरूरी है। जो बीमारियां जीवन से संबंधित है उसमें सुधार लाना जरूरी है। आईवीएफ तो बहुत बात की चीज है, आईवीएफ के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। अगर आईवीएफ में आपको जरा भी दिक्कत है, आप आईवीएफ प्रोसेस के लिए बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आईवीएफ करने से पहले 1 घंटा एक काउंसलिंग सेशन होता है आईवीएफ सेंटर में। जब आईवीएफ सेंटर में कपल्स आते हैं तो उनको आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है और क्या उसके प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या उसकी सफलता है, पूरी तरह से उसको समझाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी समझाया जाता है आप इसमें असमर्थ हैं तो जाके बच्चा गोद ले लें, आईवीएफ की प्रक्रिया ना अपनाएं, क्योंकि कोई भी इसमें 100% सफलता नहीं बताता। आईवीएफ वो चीज नहीं है कि आपने पैसा दिया और डॉक्टर ने बच्चा अलमारी से निकाल के दे दिया। तो देखिए, बदमाशी और अच्छाइयाँ हर विभाग में हर जगह होती है, तो डॉक्टर्स भी कुछ होते होंगे, इसलिए इस प्रोसेस को बदनाम करना या प्राइवेट क्लिनिक को बदनाम करना ये गलत है। इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ और आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था। मैं जी बताइए, आप फिर मैं पूछूंगी, बताइए। जी हाँ, आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी शादी के 20 वर्ष हो चुके थे। मैंने उसको देखा, ना उसके अंडकोश में अंडा था, ना उसकी ट्यूब्स खुली हुई थी, ना उसके हस्बैंड के अंदर बीज था, और आज 20 साल तक वो कुदरत का ही और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तमाम ट्रीटमेंट लेकर आई थी और उसने एक भी जांच नहीं कराई थी। मैंने उसको जांच करके बताया कि तुमको आईवीएफ तकनीक से भी बच्चा नहीं हो सकता, ना तुम्हारे हस्बैंड का बीज है, ना तुम्हारी ट्यूब्स खुली हैं। तो मैंने उसको एडॉप्शन सेंटर का पता दे करके, फोन नंबर देके प्रयागनारायण रोड पर भेज दिया, और वो बेइंतहा खुश होके अभी 15 मिनट पहले यहाँ से निकली है कि मैं इसीलिए यहाँ आई थी कि मुझे सही सलाह मिलेगी। तो हम हमेशा सही सलाह की बात करते हैं, बाकी बदमाशियां तो हर विभाग में होती है। पूरे किसी भी सेक्टर का कोई भी ऐसा भाग अछूता नहीं है जहाँ पे जो भी आप कहते हैं कि मनमानी लूट या मनमानी लूट, कोई ऐसा विभाग जहाँ नहीं होता। इसकी वजह से सबको बदनाम करना ये ठीक नहीं है। प्राइवेट क्लिनिक्स का नाम लेना ठीक नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं वो हर विभाग में बैठे हुए हैं। होम्योपैथी में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपना ट्यूमर आके यहाँ निकलवा जाते हैं और मरीजों से ठगी करके उसके ट्यूमर होम्योपैथी से गलाते रहते हैं। तो एलोपैथी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आईवीएफ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आईवीएफ किसी और पद्धति से नहीं हो सकता है, सिर्फ सर्जिकल पद्धति से ही हो सकता है। ठीक है और नीरज जी, नेचुरली क्या जहाँ आप, पे ठीक है, मैं इतना वापस मैं आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आऊंगी। है नीरज और जी, क्या आप आईवीएफ एक वाकई अद्भुत मानती हैं कि प्रक्रिया है, आईवीएफ वो का कोई और खर्चीली है। अल्टरनेटिव नहीं है? डॉक्टर नीरज सिंह जी, क्या आप मानती हैं कि आईवीएफ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जैसा कि अभी मैम ने जिक्र किया? हाँ जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था आईवीएफ सिर्फ लास्ट adoption ऑप्शन है। की तरह रखना चाहिए। जो भी अंडरलाइन कॉज है उसका ट्रीटमेंट मतलब अब खुद ही अभी डॉक्टर पुष्पा ने कहा है, जो भी अंडरलाइन कॉज है उसका ट्रीटमेंट अगर करा रहे हैं, कहीं भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तो हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता हर सिस्टम में। और उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर जगह इलाज सक्सेसफुल तरीके से या सही तरीके से हो रहा है, ये भी सही नहीं है। तो पूरे उसको ब्लेम कर देना ये बात सही नहीं है। और दूसरी चीज ये है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आईवीएफ बेमानी है या मतलब का नहीं है। हमने पहले भी कहा कि आईवीएफ को हमेशा आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, भी मैम जिक्र कर रही थी लगातार कि एक उनके पास पेशेंट आई और होम्योपैथ, आयुर्वेद तमाम तरीके के इलाज लिए, लेकिन वो बच्चा उसका नहीं हो पा रहा था, ना ही आईवीएफ से पॉसिबल था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि होम्योपैथ में किसी भी चीज का इलाज ना हो, जैसा कि मैम ने जिक्र किया कि इसका इलाज तो नहीं था? बिल्कुल सही कह रही है वो, क्योंकि खाली मरीज की प्रॉब्लम को नहीं देखा जाता, उसके पीछे अंडरलाइन जो जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब वो डॉक्टर किन डॉक्टरों से इलाज करा रही थी वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। कितने सालों से किसी एक डॉक्टर ने उसका कोई इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं कराया। यहाँ तक कि आजकल के पेशेंट तो खुद इतने इम्पेशेंट हैं कि हमारे बिना बताए भी वो जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जाकर। तो वो किस तरह से पॉसिबल था इतने टाइम पे? वो तो निहायती मतलब अगर कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर रहा है, जिनके भी अंडरटेकिंग में वो लेडी थी। और अगर कोई चीज पॉसिबल नहीं है, जैसे यही केस पर्टिकुलरली जो डॉक्टर पुष्पा जायसवाल ने डिस्कस किया, हाँ, तो इसमें होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या कोई हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो चीज पॉसिबल नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई मिराकल कुछ भी चीजें नहीं हो सकती कि कोई मिराकल हुआ और एकदम से हो गया। जब एग रिजर्व नहीं है, हस्बैंड की पोटेंसी नहीं है, तो ये चीजें बहुत यही मायने ही रखती हैं। तो फिर इसमें कैसे पॉसिबल है?
बिल्कुल ठीक है। देखिए पुष्पा जी, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि हर एक इंसान को एक तराजू में तोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जब हमारी टीम आंकड़े निकाल रही थी तो हमने ये देखा कि शहर दर शहर ये आईवीएफ का जो प्रोसेस है, इसके जो अमाउंट में काफ़ी बड़ा अंतर है। जैसे कि अगर इंदौर में हम बात करें तो तकरीबन 5 लाख रुपए इस पूरे प्रोसेस का लगता है, और अगर हमने जब लखनऊ का आंकड़ा देखा तो तकरीबन 1 लाख रुपए लगते हैं। तो ये शहर दर शहर इस प्रोसेस में इतना अंतर क्यों है, मतलब वजह क्या है इसकी, पुष्पा जी? नहीं नहीं, देखिए लखनऊ में 1 लाख नहीं लगता है। आप 40-45 हजार से लेके 2.5-3 लाख से आप आईवीएफ कराने आए हैं, और अब आपके बच्चे में बड़ा सा ट्यूमर है, तो पहले आपका ट्यूमर का इलाज किया जाएगा, फिर उसके बाद आपके हस्बैंड के शुक्राणु कम है तो आपके शुक्राणु का इलाज किया जाएगा, प्लस आपको आईवीएफ में भी कई एक तकनीक होती है। एक साधारण गर्भाधान बाहर किया जाता है और एक होता है इक्सी। अगर आप इक्सी मेथड में लेते हैं तो उसमें हस्बैंड के शुक्राणु ही नहीं है, उसके टेस्टिकल्स में भरे हैं लेकिन सर्कुलेशन में नहीं है, तो हमें सीधे उसके टेस्टिकल से निकाल के एक अंडे में एक शुक्राणु को इक्सी मेथड कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इसका काफी सफलता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया है और बहुत ही सफल प्रक्रिया है। तो नेचुरली ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया से करते हैं तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये शहर दर शहर की बात नहीं है। इसको आप इस तरह से तौल सकते हैं कि आप ढाबे में चाय पी रहे हैं या ताज होटल में चाय पी रहे हैं, तो आपको क्या उसी दाम में चाय मिलेगी? तो एक सिटी वाइज भी रेट होता है कि आप एक छोटे शहर में काम कर रहे हैं और एक आप बड़े शहर में काम कर रहे हैं, तो दाम का फर्क होता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क होता है। और कुछ लोग बहुत छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, वहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो अब सस्ते में आपको स्टाफ मिल जाता है। और एक बड़ा शहर है, वहाँ पे हर चीजें महंगी हैं, तो वहाँ पे नेचुरली थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाता है। तो इसको इस तरह से तौलना ठीक नहीं है कि शहर शहर, इसका बिल्कुल रेट नहीं ऐसा है। हमेशा मरीज की कमियों के ऊपर इसका दाम बढ़ता है कि दोनों कपल में खराबियां कितनी हैं। आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि हमने वो आए, उन्होंने इतना पैसा दिया, हमने अलमारी से निकाल के बच्चा दे दिया। मरीजों में अज्ञानता होती है, वो घर में 20 साल तक बैठे रह जाते हैं बिना कोई ट्रीटमेंट लिए, घर से निकलते ही नहीं गांव से, सोचते हैं अरे जाके आईवीएफ करा लेंगे, आईवीएफ करा लेंगे, तो उनका मतलब होता है कि आईवीएफ कराते ही उनके हाथ में बच्चा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ के लिए भी एक अंडे की आवश्यकता होती है, एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है और एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये अज्ञानता उनको सोशल जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा गांव में घर घर जाके या जहां पर भी इनफर्टिलिटी का मामला है उनको जाएं कि वो समय से आईवीएफ सेंटर पहुंचे या समय से नॉट आईवीएफ सेंटर इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर पहुंचे। कभी कभी मात्र छोटे से ट्रीटमेंट से ही बच्चा हो जाता है, बहुत थोड़ी सी कमी होती। आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन है और आप अपना ही बच्चा चाहते हैं और किसी तरह से आपके बार बार आईवीआई फेल हो रहे हैं, बार बार आपके अपने से बच्चा नहीं रुक रहा है और आईवीएफ की जरूरत बगैर आपको बच्चा नहीं हो पा रहा। नहीं तो बहुत ही छोटी सी तकनीक से भी, हल्की फुल्की दवाइयां देने से भी बच्चा रुक जाता है। तो कुछ मरीजों में अज्ञानता की वजह से देर हो जाती है। तो इसको इस तरह से कहना ठीक नहीं है, इस शहर में ये रेट है, उस शहर में ये रेट है। ठीक है। अजरा मोबिन जी, अभी लगातार जो मैम है वो यही जिक्र कर रही है कि एलोपैथिक मेडिसिन बाहर की मेडिसिन है। ठीक है। अजरा मोबिन जी, लगातार जो पुष्पा जायसवाल जी है वो जिक्र कर रही है कि जो गांव है वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर के, उनमें अवेयरनेस की कमी है। तो क्या वाकई में कोई एक ऐसी मुहिम चलाई जानी चाहिए जिससे लोग आईवीएफ के बारे में जान पाए, इसकी अच्छाई बुराई, या किस तरीके से होम्योपैथ के जरिए जो बच्चा है वो पैदा हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सही कहा पुष्पा जी ने, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि लोगों में अभी अज्ञानता बहुत है। और अभी मैडम ने ये बोला कि आईवीएफ जो है वो लास्ट प्रोसेस है, आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब आप इस पर सोचिए। और गवर्नमेंट को इस पर एक योजना लानी चाहिए कि गांव-गांव में वो अवेयरनेस आए, लोगों को इसके लिए अवेयर करें, वहाँ की महिलाओं के लिए को अवेयर करें कि वो प्रॉपर अपना चेकअप कराएं कि उनको बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग से अगर वो अपना ट्रीटमेंट लेने लगेंगे तो जरूरत नहीं है उनको कि आईवीएफ की, उनके लिए एक ये ऑप्शन है। वो अभी मैडम ने जैसा कहा कि छोटे छोटे कुछ माइनर प्रॉब्लम की वजह से भी, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम उनको हो गई थोड़ी बहुत, उसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में सिस्ट आ गया, उसकी वजह से नहीं हुआ, या मोटापा बढ़ गया उसकी वजह से। तो वो अगर इनिशियल तौर पर ही उनको पता चल जाएगा तो मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रोसेस से उनको गुजरना भी नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आईवीएफ बहुत आसान चीज नहीं है। ये कपल्स के लिए भी देखिए भावनात्मक रूप से भी बहुत ही वैसा ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए मुश्किल होती है। उसके बाद भी जो मदर होती है उसको भी काफी झेलना पड़ता है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको भी गुजरना पड़ता है, और डॉक्टर्स को उस पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। तभी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये 80% सक्सेस है, नहीं सक्सेस है, इसीलिए बोलते हैं ना। तो ऐसा प्रोसेस लेने से बेहतर ये है कि इतनी अवेयरनेस गांव में देहातों में पहुंचाएं, ऐसी टीम तैयार करें, ऐसे आंगनबाड़ी जो ऐसे चल रहा है उस तरीके की वहां पर कुछ हॉस्पिटल के मित्रों को तैयार करें कि इस तरीके से वहां पर जा करके महिलाओं को अवेयर करें। साथ साथ वहाँ के पुरुषों को भी बढ़ावा दे कि आप अपना भी चेकअप कराइए। जरूरी थोड़ी नहीं है कि खाली महिलाओं में ही प्रॉब्लम्स आ रही है। और ज्यादातर देखिए शादियां होती हैं गांव देहातों में, वहां पर क्या होता है, भले से पुरुषों में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन सारा दारोमदार दे दिया जाता है महिलाओं पर। हालांकि वो बिल्कुल फिट होती हैं, लेकिन वो इलाज के लिए नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करना चाहते। उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने में वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। तो इस तरह की जो मिथ्या बनी हुई है इनको दूर करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत अच्छा कहा पुष्पा जायसवाल जी ने कि योजनाएं होनी चाहिए और सभी को अपने लेवल से भी वहां पर अवेयर करने की जरूरत है कि इस इतने बड़े प्रोसेस की उन्हें जरूरत ही ना पड़े। ये तो लास्टली हो गया कि अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचे तब आप आईवीएफ का सहारा लें। ठीक है। पुष्पा जी, एक हाल ही में एक मूवी आई थी गुड न्यूज, उसमें सभी ने देखा था कि जो एग्स है उसका एक्सचेंज हो जाता है। तो उस मूवी को देखने के बाद लोगों में आईवीएफ को लेके काफी डर हो गया कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्स एक्सचेंज होगा स्पर्म से। तो इसको लेके लोगों में मिथ बहुत है, डर बहुत है, उसको दूर करिए क्योंकि वो दूर होना बहुत जरूरी है। जी देखिए, एक छोटी सी घटना से को लेकर एक कोई मन में आइडिया नहीं बना लेनी चाहिए। और गलतियां सभी से होती हैं, तो इंसान ही आईवीएफ करता है तो गलतियां ऐसी होती हैं। हम इससे एग्री करते हैं कि गलतियां ऐसी होती हैं, बट ये लाखों में एक गलती होती है। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गलती हुई और उसका खामियाजा भी डॉक्टर भुगतते हैं। लेकिन गलतियां ना हो ऐसा किसी भी प्रोसेस में पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि कभी कोई चीज एकदम परफेक्ट हो। गलतियां होती, जहाँ काम बहुत ज्यादा होता है वहाँ गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, आईवीएफ एक टीम वर्क है, तो कभी कभी कुछ गलतियां कहीं हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है क्योंकि बहुत ही ध्यान देकर ये सब चीज की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ऐसा नहीं होता है। लेकिन और गवर्नमेंट इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेती है कि हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वो पहले फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करे। मातृ की जो मृत्यु दर इतनी ज्यादा है फर्टिलिटी में, उसको बचाने में गवर्नमेंट लगी हुई है, तो अभी उसका ध्यान आईवीएफ की तरफ नहीं है। हमारी एक बार बहुत ही बड़े अधिकारी जो आईएएस लेवल के अधिकारी थे, स्वास्थ्य मंत्री के साथ थे, उनसे बात हो रही थी, तो हमने कहा कि गवर्नमेंट में आईवीएफ का आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं। तो कहते हैं हम लोग फर्टिलिटी से परेशान हैं, आपको इनफर्टिलिटी की पड़ी है। जनसंख्या घटाने के पहले हम लोग योजनाओं में व्यस्त हैं, जनसंख्या बढ़ाने की आप सोच रही हैं। तो अभी इस वजह से भी गवर्नमेंट अभी उसी में नहीं सक्सेस पा रही है। एक हमारे इंडिया को टारगेट मिला हुआ है कि हमें 2040 तक या 2030 तक हमें मातृत्व मृत्यु दर को 0 कर देना है। हम उसको तो अचीव कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी हमारा ध्यान इनफर्टिलिटी की तरफ गवर्नमेंट को खींचना अभी थोड़ा मुश्किल का काम है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप तीनों यस का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल वक्त हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आईवीएफ की तकनीक से जहां एक तरफ दंपत्ति को उनके बच्चे मिल जाते हैं, तो वही डॉक्टर पुष्पा जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि जब उनके पास कोई पेशेंट आता है तो वो पहले यही कहती हैं कि आप पहले बच्चों को अडॉप्ट करें, क्योंकि आईवीएफ वो खुद मानती है कि ये एक आखिरी प्रोसेस है, पहले बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे लोगों को समझने की जरूरत है कि जब आईवीएफ एक्सपर्ट ये कह रही हैं कि आपको बच्चे को फिलहाल अडॉप्ट करने की जरूरत है, आप बच्चों को अडॉप्ट करें, उनको नया जीवन दें, तो ऐसे में लोगों को भी ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप आईवीएफ की जो प्रोसेस है उससे बचें। आप होम्योपैथ का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पुराने इलाज है जिसमें कोई भी अगर हम कोई भी बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि कोई भी इसका ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन आईवीएफ में हल्का फुल्का ड्रॉबैक है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि पहले भी लगातार हम जिक्र करते आते हैं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो अगर आईवीएफ में किसी दंपत्ति को बच्चा मिल जाता है, वो माँ बाप बनने का सुख अगर देख पाता है, तो वही दूसरी तरफ अगर आईवीएफ के ट्रीटमेंट से सबसे ज्यादा अगर कोई झेलती है तो वो होती है एक महिला। उसके मूड स्विंग्स, उसके तमाम तरीके की ऐसे परेशानियां हैं जिससे आईवीएफ के पूरे प्रोसेस के दौरान एक महिला सबसे
से ज्यादा झेलती है। तो यहाँ पर अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट से बचें। पहले आप बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचें, और अगर आप जिद पर अड़े हैं तब जाके आईवीएफ एक्सपर्ट भी आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और प्राइम पब्लिक। सरकार में हम एक बार फिर लौटेंगे एक नई पेशकश के साथ। धन्यवाद।